दोस्तों वक्त हो चला है कुछ कर गुजरने का, माँ की फिक्र को फक्र में बदलने का। आज की इस क्लास में दोस्तों हम विज्ञान मंथन करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। इन क्वेश्चन को देखने के बाद आप खुद भी कहेंगे कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आने के चांसेस हैं। मैं जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने दिखाऊंगा वो क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार एग्जाम में आते हैं। जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस के अलावा और कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, आ सकते हैं, बट जो क्वेश्चन मैं दिखाने वाला हूं ये भी क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएंगे, ये मेरा दावा है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे जाएं। 100% ये मेरा चैलेंज है और आप एग्जाम देकर आओगे तो मुझसे खुद ही इस चैनल पर मिलोगे और कमेंट करके कहोगे हाँ सर आपने जो भी बताया था वो क्वेश्चन सारे प्रश्न आए थे। तो टेंशन मत लो, वीडियो को लास्ट तक देखो। मजा आए तो अपने 4 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर मजा नहीं आया तो आप वीडियो को डिसलाइक करना। डेफिनेटली मजा आएगा, अगर मजा नहीं आया तो मजा काट देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। पहले मैं फिजिक्स की बात करूंगा, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सेक्शन फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही आराम से। तो पहला सेक्शन में जैसे कि बता चुका हूं ये हमारा क्या है भाई, फिजिक्स का है। क्या है? फिजिक्स का है। तो फिजिक्स का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन है वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्णन कीजिए। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे सर पहले चैप्टर का आपने कोई भी क्वेश्चंस क्यों नहीं लिया, क्या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के सूत्र का निगमन नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है भाई, 100% आ सकता है। बट क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे उसकी तैयारी ऑलरेडी कर लेते हैं पहले से ही, और टीचर्स भी हमें उसके इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा बताते हैं। तो भाई उसकी तैयारी आपने ऑलरेडी की भी होगी, नहीं की होगी तो मैं अगली वीडियो में और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। बट आपने अगर इन चीजों की तैयारी कर ली ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो इन क्वेश्चंस को देखकर ही वो सॉल्व कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेकर जा सकते हैं। बाकी मैं इसके बाद केमिस्ट्री और बायो के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हम प्रश्न की बात करते हैं, वर्ण विक्षेपण क्या है ना, वर्णन कीजिए। तो भाई वर्ण विक्षेपण क्या होता है ये आपको बताना है, ये एग्जाम में आने के चांसेस हैं। मैंने बताया प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण होता है रंगों का अलग होना। वर्ण मतलब क्या होता है? रंग, है ना। विक्षेपण मतलब अलग होना, रंगों का अलग होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। भाई बात वर्णन की है ना, तो वर्णन के सेक्शन में एक और इंपॉर्टेंट बातें आपको जाननी होंगी कि किस रंग का वर्ण विक्षेपण ज्यादा और किस रंग का वर्ण विक्षेपण कम होता है। ये आप कमेंट बॉक्स में पहले आप आंसर दीजिए, फिर मैं आप लोगों को अभी जस्ट तुरंत ही बताऊंगा। लेकिन अगर आपको आता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो मुझे, ठीक है। अब आइए बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, दूरदृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष को परिभाषित की करते हुए, है ना, करते हुए इनके कारण तथा निवारण को समझाइए। बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन 100% आएगा और आप भी जानते होंगे। अगर एग्जाम में नहीं आया ना भाई ये क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया ना तो फिर मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, टेंशन ना लो। 100% ये आएगा, कोई काट नहीं सकता। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं यार। आज तक कोई ऐसी परीक्षा हुई नहीं 10th क्लास के बोर्ड की जिसके साइंस में ये इस टाइप का क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखना, क्लियर है। आइए मैं इसकी बात कर देता हूं। वर्ण विक्षेपण में हमने बताया कि किस रंग का वर्ण विक्षेपण ज्यादा होता है, किसका कम होता है। तो मैं बता दूं, वर्ण विक्षेपण जो है लाल रंग का कम होता है और बैगनी रंग का क्या होता है, ज्यादा होता है। आप विबग्योर के बारे में पढ़े होंगे, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, मानव नेत्र तथा इसके भागों का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी एक जेन्युइन क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न डेफिनेटली बनने के चांसेस होते हैं। 99% मैं कहूं तो 99.99% चांसेस होते हैं यहां से क्वेश्चन बनने के लिए, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अगला हमारा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझाइए, है ना। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम आपको समझाना है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी तैयार करिएगा जरूर, ठीक है। अब इसके बाद है आपका फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ के नियम को समझाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेंशन नहीं है। अब इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और ये मैं बता दूं आपको भी पता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी को पता होता है। इसकी
इंपॉर्टेंस ही 200% है भाई। कितनी है? 200% इंपॉर्टेंट है ये, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो कोई भी काट नहीं सकता। ठीक है, विद्युत जनित्र क्या है? आरेख खींचकर इसके सिद्धांत तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। भाई देखो, हमने इसके लिए ऑलरेडी विद्युत जनित्र के बारे में आप लोगों को वीडियो बना दिया है। वैसे ये विद्युत जनित्र है, ध्यान दीजिएगा, ये विद्युत जनित्र है। और इसी से रिलेटेड हमने एक चीज और आप लोगों को बताया था कि विद्युत मोटर क्या है भाई? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या होता है? जैसे टुल्लू है ना, घरों में टुल्लू होता है ना, वो विद्युत मोटर है जो पानी चलाने वाला होता है। और यहां पर बात हो रही है विद्युत जनित्र की, जो विद्युत को जनरेट करता है, निकालता है। जैसे गांव में शादी विवाह के अवसरों पर जनरेटर हम लेकर आते हैं, तो वो होता है विद्युत जनित्र। ठीक है, तो आपको ये तैयार करना है। वैसे एक्सपेक्टेशन जो होती है वो इसके आने की ज्यादा होती है, विद्युत मोटर की। तो भाई आप विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र दोनों तैयार अगर कर लेंगे, दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि विद्युत मोटर जो होता है वो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और विद्युत जनित्र है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बस इतना सा अंतर है। और संरचना की मैं बात करूं तो भाई इसमें विभक्त वलय लगा होता है, इसमें क्या होता है? इसमें विभक्त वलय होता है, इसमें क्या होता है मुझे बताएंगे, है ना, सर्पी वलय होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आपने आंसर सही दिया। तो सर्पी वलय इसमें लगता है, इसमें विभक्त वलय लगता है। ये विद्युत मोटर क्या करता है? मैंने आप लोगों को बताया, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। वेरी वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आइए बात करते हैं जीवाश्म ईंधन की। ये बहुत एकदम इंपॉर्टेंट तो है ही, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने लिया भी है। और इनमें से भी एक प्रश्न आने का 100% चांस है। मैं नहीं कहता ये आएगा या ये, पर इनमें से एक जरूर आएगा, क्योंकि ये लास्ट प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड है। और यहां से एक और क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं ओजोन के बारे में। ओजोन क्या है ना, तो ओजोन क्या है इसके बारे में भी आप डिस्कस कर लीजिएगा जरूर। जीवाश्म ईंधन क्या है इसके बारे में समझिएगा। जीवाश्म ईंधन लाखों करोड़ों वर्ष पृथ्वी और चट्टानों के बीच जो जीव जंतु पेड़ पौधे दब जाते हैं उनसे बनने वाला जो ईंधन होता है वही हमारा क्या होता है? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, यही होता है। और आप जानते हैं इसे पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, और पेट्रोलियम, देखो पेट्रोल जो गाड़ी में डलाया जाता है वो नहीं है, पेट्रोलियम से ही सारे ईंधन बनते हैं। पेट्रोलियम का मतलब जो ग्रीस हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, जो आपके घरों में सिलेंडर में भरा जाता है, ये सारी चीजें जो होती है पेट्रोलियम के अंतर्गत आती हैं। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को समझाइए तथा उदाहरण भी देना है आपको। तो भाई नवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय क्या होता है? ऐसे ऊर्जा स्रोत, मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूं, आप इसका आंसर फिर से लिख भी लीजिएगा अपने नोट्स में ताकि आपको बेहतर तैयार हो। तो भाई नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकें उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के कुछ नियम भी हैं जो आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, सस्ते होते हैं, इन्हें भंडारित भी किया जा सकता है। बट बात करें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, इनको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। भाई मुझे बताओ, अगर आपने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसको जला दिया, क्या फिर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो ये होता है हमारा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ऐसे ऊर्जा स्रोत जिन्हें हम पुनः रिसाइकिल नहीं कर सकते, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं? हमारे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। ये सीमित भंडार में होते हैं, साथ में महंगे भी होते हैं, और इन्हें भंडारित करना भी क्या होता है? दुर्लभ होता है। तो ये थे भाई हमारे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं फिर से लेकर आऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? मेरे इस खूबसूरत से चैनल को, प्यारे से छोटे से चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो और यूजफुल हो तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए लेट्स स्टार्ट केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई अब बात करने वाले हैं हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देख कर जाना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट, रेडॉक्स अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए तथा उपयुक्त समीकरण भी दीजिए। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में लिखना है। दोस्तों अगर आप रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानते हैं तो
आप लोगों को विस्थापन तथा योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप इस पर भी विशेष ध्यान दे दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि इतने ज्यादा क्वेश्चन आपके साथ मैं इंक्लूड कर दूं कि जिससे आप कंफ्यूज हो। भाई अगर मैं हर चैप्टर के सारे प्रश्नों को इंक्लूड कर दूं तो भाई अगर मैं हर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक ही वीडियो में भाई अगर एक बात मुझे बताओ, अगर मैंने भाई एक बात मुझे बता दो, अगर मैं हर चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड ही कर दूं तो इसमें फायदा क्या रह जाएगा आपका? इसमें कौन सी बहादुरी हो जाएगी कि सर एग्जाम में आपके बताए गए क्वेश्चंस आ गए थे? भाई सब क्वेश्चन को इंक्लूड कर देना ये कोई बहादुरी नहीं है, पर उन क्वेश्चन को इंक्लूड करना जो एग्जाम में आपको हेल्प कर सके, आपके समय को कंज्यूम कर सके, आपके टेंशन को भी कम कर सके, तो इसको भी ध्यान रखते हुए, तो इन चीजों को भी ध्यान रख भाई एग्जाम में आपकी टेंशन को भी कम कर दे, इस चीजों को भी ध्यान रख के मैंने इन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सूत्र एवं बनाने की विधि बताइए तथा इसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में लिखिए। भाई मैं कहता हूं कि बेकिंग सोडा का आपको एकदम ऑपरेशन कर देना है ना। बेकिंग सोडा के बारे में रिलेटेड सारी बातें आप लोगों को जान लेनी है, ठीक है। बस आपको करना क्या है यार, बेकिंग सोडा को ऐसे तैयार करो ना, ऐसे तैयार करो कि अगर रात में भी कोई जगा कर पूछे ओए बेकिंग सोडा क्या है, तो आप नींद में भी बेकिंग सोडा का एक्सप्लेनेशन बहुत बेहतर तरीके से कर दें। ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है यार एग्जाम में, तो इसको तैयार जरूर करना, ठीक है। अगर आपने बेकिंग सोडा के बारे में अच्छी जानकारी की है तो आपको धावन सोडा भी याद हो जाएगा, टेंशन नहीं है। बाकी सारी चीजें ऐसी होती हैं, सिर्फ आपको रासायनिक नाम और संरचना सूत्र याद करना होता है। चलिए यहां पर बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग भी लिखना है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई, एक नंबर में आता है, एक नंबर में आता है, लिथियम का विकर्ण संबंध किससे है। भाई ऐसा नहीं कि लिथियम का ही विकर्ण संबंध आ जाएगा, किसी का भी आ सकता है। तो 2 लाइनें आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, है ना, फिर हो जाएगा बोरान, फिर कार्बन, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद यहां से आ जाएगा नाइट्रोजन, है ना, सॉरी सोडियम, फिर आ जाएगा मैग्नीशियम। मतलब लिथियम का विकर्ण संबंध किससे हो जाएगा, किससे, मैग्नीशियम से। दोस्तों ऐसे चतुर्भुज बनाया जाता है ना, तो विकर्ण तो यही होता है। सोडियम का पूछ लेगा तो बेरिलियम से हो जाएगा। मतलब एग्जाम में कोई और क्वेश्चंस भी आ सकता है, तो इस सीरीज को भी आपको याद रखना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण तथा दोष बताइए। भाई एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड करने का मेरा पर्पज यही है कि एग्जाम में भी मेंडलीफ के आवर्त सारणी का गुण पूछ सकता है या फिर दोष पूछ सकता है, एक साथ दोनों नहीं आएंगे। तो आपको दोनों तैयार रखना है, जो भी आना है, जो भी एग्जाम में आएगा उसको आपको परोस देना है, ठीक है, एग्जामिनर के सामने। बस कुछ नहीं करना। बस एक लास्ट क्वेश्चन में बात करने वाला हूं आपको, आवर्त सारणी के जनक कौन है, इसको आप अभी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, ठीक है, अभी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। अगर आपको याद है तो, नहीं याद है भाई तो जानना बहुत जरूरी है, किताब से ढूंढ लो। नहीं आता तो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आपने अगर कमेंट में कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं बता दे रहा हूं, आधुनिक आवर्त सारणी के जो जनक हैं वो कौन है, मोजले साहब हैं। कौन है, मोजले साहब हैं। तो ये थे हमारे केमिस्ट्री के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं बात करने वाला हूं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए देखते हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स आइए अब जानते हैं बायोलॉजी के कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो बहुत ही जबरदस्त मैंने प्रश्न लिए हैं, ये प्रश्न 100% एग्जाम में आएंगे भाई, देख कर जाना। मैं नहीं कहता हूबहू ऐसा ही प्रश्न आ जाएगा, बट इतना जरूर कहूंगा कि इनमें से ऐसा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन ना आए। तो आप मिस मत करिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा दोस्तों। एक बार मेरी बात मानकर देख लो, बहुत ज्यादा मेहनत तो करते ही हो, है ना, तो एक बार मेरी बात मानकर देख लो, 100% एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है, मानव के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है।
दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि मानव के भोजन पचाने में लार ग्रंथियां बहुत ज्यादा सहायक होती हैं, तो आप लार ग्रंथियों के नाम भी याद करके जरूर जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करता हूं, रुधिर तथा लसिका में अंतर आपको देखकर जाना है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन तंत्र से क्या अभिप्राय है, मानव शरीर के मुख्य उत्सर्जी अंगों का वर्णन कीजिए। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन हाँ, इसके अलावा भी आ जाए क्वेश्चन तो उसकी गारंटी तो मैं नहीं लेता, लेकिन जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं यहां से प्रश्न डेफिनेटली बनेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मानव में रुधिर परिसंचरण तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों मानव में रुधिर का जो परिसंचरण होता है वो हृदय के द्वारा होता है, तो आपको हृदय की आंतरिक संरचना काट का वर्णन करना है, मतलब चित्र बनाना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक तथा अलैंगिक, है ना, बात करते हैं लैंगिक तथा अलैंगिक जनन क्या है। तो लैंगिक और अलैंगिक जनन को आपको पौधों और जंतुओं में भी बताना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको पुष्पी पौधों में लैंगिक जननांगों का सचित्र वर्णन करना है। दोस्तों पुष्प का एक फिगर बनाना है और उसके पार्ट्स को आपको लिखना है, शो करवाना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और ये हमारा अगला बहुत ही जबरदस्त एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन है दोस्तों, मेंडल के नियम का विस्तार से वर्णन कीजिए, है ना। मेंडल का नियम आप लोगों को बताना है, मेंडल ने जितने भी नियम दिए हैं उन सब को आपको बताना है, क्लियर। और साथ में आप लोगों को डार्विनवाद भी अगर देख लेंगे तो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाएगा और भी मजा आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरा मानना है कि इतने जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं उन क्वेश्चंस से रिलेटेड 100% एग्जाम में क्वेश्चन तो आने ही हैं डेफिनेटली, टेंशन नहीं होगा, ठीक है। हाँ इसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। इस तरह से हमने अपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया। दोस्तों जरा सा भी अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को अपने 4 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर इस वीडियो में कोई भी चीजें कम नजर आई हो तो आप हमें अपना फीडबैक दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इससे और बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हम पूरी मदद कर सके। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।